हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी IQ PCS सारथी चैनल में। आप है मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसको हम पॉपुलरली ISFR के नाम से भी जानते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो ISFR है, जिसको हम लोग इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं, ये अगर इसके बारे में आपको थोड़े बहुत बेसिक्स पता होने चाहिए। पहला कि इसको रिलीज कौन करता है, तो इसको एक ऑर्गेनाइजेशन है FSI, जिसको हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो पूरे भारत का फॉरेस्ट का सर्वे करती है। ठीक है, ये वो संगठन है, वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसको हर 2 साल में रिलीज करती है। ठीक है, मतलब अगर ये रिपोर्ट 2021 में है तो नेक्स्ट 2023 में, उसके बाद नेक्स्ट 2025 में, आखिरी कब आई होगी 2019 और उसके पहले 2017। ठीक है, पहले आप देखोगे जो रिपोर्ट्स थी वो 1987 से पब्लिश होना शुरू हुई थी। ठीक है, और ये वाली जो रिपोर्ट आई है अपनी 2021 वाली, ये ऐसी 17th रिपोर्ट है। ठीक है, अब ये जो FSI है ये अपने कौन सी मंत्रालय के अंदर आएगी? ऑब्वियसली अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। ठीक है, तो ये तो इसके बारे में बहुत सी बेसिक चीजें हो गई। अब दूसरी चीज क्या है कि ये जो रिपोर्ट है ना, ये आप देखोगे हर 2 साल में पब्लिश तो होती है, लेकिन हर 2 साल में इसमें कुछ ना कुछ नया एडिशन भी होता है। ठीक है, इसमें कुछ नई नई चीजें ऐड कर दी जाती हैं। देखो, ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। स्पेसिफिकली अगर आप कोई भी स्टेट सर्विसेज का भी फॉरेस्ट का एग्जामिनेशन दे रहे हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का अगर आपका भी इंटरव्यू है, या फिर इवन सिविल सर्विसेज में भी, ठीक है, आपके जो फॉरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से काफी बार कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस रिपोर्ट में ये लोग क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाऊं उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 चीजें होती है, एक होता है फॉरेस्ट कवर और एक होता है फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है और ये रिपोर्ट क्या चीज मेजर करती है, ये हमें पता होना चाहिए। देखो, फॉरेस्ट एरिया मतलब क्या होता है कि सपोज करो ये एक पैच ऑफ लैंड था जो आज से बहुत साल पहले जंगल हुआ करता था, और उस समय के जो रिकॉर्ड्स थे वहां पे इसको फॉरेस्ट की तरह लिख लिया गया। ठीक है, लेकिन अब आप देखोगे यहाँ पे कोई भी जंगल नहीं है, यहाँ पे मतलब कोई भी ज्यादा जंगल जैसा कुछ भी फीलिंग नहीं आता है। उल्टा आप यहाँ पे देखोगे, हो सकता है ये ऐसी बस बंजर पड़ी हुई जमीन हो, लेकिन चूंकि ये सरकारी रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट की तरह दर्ज है। मैं ये नहीं बोल रही कि फिजिकली यहाँ पे फॉरेस्ट है, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि सरकारी रिकॉर्ड्स में, ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में ये एक फॉरेस्ट की तरह दर्ज है, तो ये फॉरेस्ट एरिया के अंदर काउंट होगा। लेकिन क्या ये चीज फॉरेस्ट कवर के अंदर काउंट होगी? नहीं। फॉरेस्ट कवर के अंदर काउंट होने के लिए आप ये देखते हो कि उस एरिया में कैनोपी डेंसिटी कितनी है। ठीक है, मिनिमम एटलीस्ट 10% कैनोपी डेंसिटी होनी ही चाहिए, मतलब वहां पे पेड़ होने चाहिए और वहां पे आप देखोगे 10% से ऊपर कैनोपी डेंसिटी होनी चाहिए, तभी आप देखोगे वो फॉरेस्ट कवर का हिस्सा बनेगा। ठीक है, तो ये जो अपनी ISFR रिपोर्ट है ये फॉरेस्ट कवर चेक करती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ऑन ग्राउंड लोगों को भेजते हैं और ये एक सैटेलाइट होती है LISS। ठीक है, तो इससे डेटा लेते हुए वो चेक करते हैं कि भाई ऊपर से सैटेलाइट को कहाँ पे जंगल दिखेंगे, इस खाली बंजर जमीन में तो जंगल दिखेंगे नहीं, उसको बेसिकली जहाँ पे पेड़ होंगे बहुत सारे वहां पे उसको जंगल नजर आएंगे। तो ये क्या होता है कि फॉरेस्ट कवर के हिसाब से बताते हैं कि इंडिया में कितना फॉरेस्ट है अभी, या कितना कम हुआ है, या कितना ज्यादा हुआ है, या क्या चेंजेस आए हैं। फॉरेस्ट एरिया वो है जो बेसिकली आपके गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में मेंशन होता है। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि अपनी जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है, इसमें एक तो ये फॉरेस्ट कवर बताते हैं, उसको भी इन्होंने बांट रखा है कि इसमें से वेरी डेंस कौन सा है, मॉडरेटली डेंस कौन सा है, ठीक है, लीस्ट डेंस कौन सा है, और उसके बाद जो अपना ओपन ट्री कवर वगैरह होता है वो सब कितना है। ठीक है, अब इन सब में फर्क क्या है, पहले ये देखो। अगर आपका जो डेंसिटी है फॉरेस्ट का, मतलब ऐसे अपन बोलते हैं ना कि फॉरेस्ट में जो पेड़ हैं ये कितने आसपास हैं, अगर ये जो डेंसिटी है ये 70% से ज्यादा है तो ये वेरी डेंस में आता है, अगर ये 40 से 70% के बीच में है तो ये मॉडरेटली डेंस में आता है, और अगर ये 10 से 40 के बीच में है तो ये लीस्ट डेंस में आता है। ठीक है, तो आपके देखो, हो सकता है कि आपके यहाँ पे जंगल हो, लेकिन वो जंगल घने ना हो, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, वर्सेस एक ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो? तो पेड़ों की डेंसिटी के हिसाब से आप देखते हो कि वो वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस या लीस्ट डेंस वाली कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसके बाद ये आपको बताते हैं, एक तो होता है ट्री कवर जो अपने इनसाइड कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है, और एक होता है ट्री कवर आउटसाइड कोई प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, कि उसके बाहर भी अगर कोई जंगल है, ओपन ट्रीज वगैरह हैं तो वो कितने हैं। इसी रिपोर्ट में आपको मैंग्रोव की इन्फॉर्मेशन भी आती है कि कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैंग्रोव आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, जरा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि इंडिया में आप रैंकिंग करोगे 3 स्टेट्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, सबसे ज्यादा से सबसे कम की तरफ, कि टॉप 3 स्टेट्स कौन सी हैं जो कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स कंटेन करती हैं। ठीक है, स्टेट्स पूछ रही हूँ, टॉप 3 स्टेट्स कौन सी, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैंग्रोव आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है,
तो मैंग्रोव का क्या स्टेटस है, अभी कितने हैं, पहले की रिपोर्ट से अभी में कितना चेंजेस आया है, वो सारी चीज़ें। फिर आता है आपका वेटलैंड्स, ठीक है। तो वेटलैंड्स के लिए भी भाई कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, इनलैंड है या कोस्ट लाइन है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइप के वेटलैंड्स आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो वो सब। फिर आता है आपका कार्बन कितना है, ठीक है, कार्बन का स्टॉक कितना है फॉरेस्ट के अंदर, आपके यहाँ पे ग्रोइंग स्टॉक कितना है, आपके यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन जो मिट्टी में मिलता है वो कितना है, ठीक है। इसके बाद फॉरेस्ट फायर्स का डिस्कशन, ये आपको बताते हैं कि भैया पिछले 2 सालों में कितनी फॉरेस्ट फायर्स हुई हैं, कौन सी स्टेट्स है जहाँ पे आपको मैक्सिमम फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिलती हैं, उसके रीजंस क्या क्या हैं। इसके अलावा ये आपको स्टेट वाइज इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, जैसे हर एक स्टेट में ये लोग क्या करते हैं कि हर एक स्टेट का आपको अलग से डेटा भी मिलता है, उसके अंदर कौन सी स्लोप पे कौन कौन से पेड़ मिलेंगे, ठीक है, उसके वहाँ पे 5 सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले पेड़ कौन से हैं, 5 एक्सोटिक स्पीशीज कौन से हैं, उस स्टेट में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारी चीज़ें कितनी हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि इस साल इन्होंने 2-3 चीज़ें और ऐड करी हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो नई चीज़ें ऐड हुई है ना, ये जनरली आप देखोगे एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली नई चीज़ जो ऐड हुई है कि इन्होंने पहली बार जो अपने टाइगर रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अधिनियम 1972 के तहत घोषित किए जाते हैं, एंड जो टाइगर कॉरिडोर्स हम बनाते हैं उसके भीतर कितना फॉरेस्ट कवर है, ये इन्होंने इस बार कैलकुलेट करने की कोशिश करी है, और बताया भी है कि भाई कहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, कहाँ पे बढ़ा हुआ है, कितने रिजर्व्स में उनको ज़्यादा देखने को मिला है, वो सारी चीज़ें। दूसरा, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स का इंडिया के अंदर, जहाँ पे बता रहे हैं कि भैया टेम्परेचर के हिसाब से कौन से क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स हैं, और रेनफॉल के हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज वाले हॉटस्पॉट्स कौन से देखने को मिलेंगे। फिर आपका तीसरा आता है वो है कि इन्होंने जो अपना सिंथेटिक अपर्चर रेडार जो डेटा होता है, ठीक है, सैटेलाइट वाला, उससे इन्होंने अपना जो अबव ग्राउंड का जो बायोमास होता है, जो बायोमास अपना ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ होता है, उसका एस्टिमेटेड लेने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये लगभग आप देखोगे इसमें 3 नई चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ये इस बार की ISFR रिपोर्ट में ऐड करी गई हैं, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई दी है कि ये लोग सैटेलाइट डेटा यूज करते हैं, LISS या फिर रिसोर्स एट जो सैटेलाइट होती है उसका लेते हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि आप किसी चीज को बड़ी स्केल को छोटे पे रिप्रेजेंट करोगे तो आप उसको स्केल डाउन करोगे, ठीक है, तो 1:50,000 का स्केल लेके ये चलते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी जो होती है इनकी कैलकुलेशन की, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है ताकि आपको पता रहे कि 90% से ऊपर एक्यूरेसी है, मतलब काफी हाई एक्यूरेसी इसकी जाती है, ठीक है। वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन फॉरेस्ट मैंने आपको बता ही दिया 10, 40 to 70 और 70%, ठीक है। और याद रखना अगर 10% से कम है कहीं पे भी कैनोपी डेंसिटी, तो फिर हम लोग उसको फॉरेस्ट कवर के अंदर नहीं लेते, हम उसको स्क्रब एरिया कहते हैं, ठीक है, कि मतलब इधर उधर बस पेड़ झाड़ उगे हुए हैं तो उसको फॉरेस्ट नहीं मानेंगे, फिर उसको स्क्रब एरिया की तरह मानेंगे, ठीक है। अच्छा, न्यू इनिशिएटिव्स मैंने आपको पहले बताया ना, पहली चीज क्या है कि उन्होंने जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं, टाइगर कॉरिडोर्स और इवन लाइन कंजर्वेशन एरिया जो अपना गिर वाला एरिया है, वहां पे इन्होंने फॉरेस्ट कवर को एसेस करने की कोशिश करी है। अब ये आपको पता होना चाहिए, देखो ये जो अपना फॉरेस्ट कवर है टाइगर कॉरिडोर में, ये एक्चुअली इन्होंने डिकेडल लिया है। डिकेडल मतलब क्या होता है, 10 साल का डेटा लिया है। यहाँ पे 2 साल, क्योंकि 2019 का तो कोई डेटा था ही नहीं, तो उन्होंने 2011 से 2021 के बीच का डेटा लिया है और देखा है कि वहाँ पे फॉरेस्ट कवर इंप्रूव हुआ है, घटा है, मतलब कैसे चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जो टाइगर कॉरिडोर्स हैं वहां पे लगभग आपको फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। देखो, या तो आप ये फिगर याद रखा करो या फिर ये वाला, ठीक है, लेकिन कोई एक ही याद रखना, इतने सारे फिगर्स याद नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये 0.32% से आप देखोगे बढ़ता हुआ नजर आया है। बट जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं अपने इंडिया में, अभी कितने टाइगर रिजर्व है, 53 टाइगर रिजर्व्स ऑलरेडी हमारे यहाँ हो चुके हैं, ठीक है। आपका काम है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 51st, 52nd और 53rd टाइगर रिजर्व कौन से हैं, ठीक है। 50 तक तो सबको पता है क्योंकि वो पुराने हो गए, 51st, 52nd और 53rd टाइगर रिजर्व कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो, ठीक है। तो टाइगर कॉरिडोर्स क्या होते हैं, जो एक टाइगर रिजर्व को दूसरे टाइगर रिजर्व से जोड़ते हैं, ठीक है। और टाइगर रिजर्व्स जो हम लोग घोषित करते हैं अधिनियम के तहत। तो टाइगर कॉरिडोर्स में आपको आप देखोगे फॉरेस्ट कवर बढ़ता हुआ नजर आया है, ठीक है। जो टाइगर रिजर्व्स हैं वहां पे आप देखोगे एक डिक्रीज देखने को मिला है 0.04% का। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हुआ क्या है कि हमारे यहाँ पे जब इन्होंने कैलकुलेट किया था तब 52 टाइगर रिजर्व्स थे जब ये रिपोर्ट आई थी। तो उसमें से इन्होंने बोला कि जो 20 टाइगर रिजर्व्स है ना, वहां पे तो आपको फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। उसमें जैसे एक बुक्सा टाइगर रिजर्व है जो कहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वहां पे मैक्सिमम इंक्रीज हुआ था,
ठीक है। लेकिन उसके अलावा आप देखोगे जो बाकी बचे हुए आपके 30 ऑलमोस्ट 32 जो टाइगर रिजर्व्स हैं, वहां पे आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। तो इसके अंदर जैसे सुंदरबन एरिया हो गया आपका, ठीक है, आपका भद्रा टाइगर रिजर्व हो गया कर्नाटका वाला, तो वहां पे आपको डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। ये सब जो मैं बता रही हूँ ना, ये पीपीटी में नहीं मेंशन होगा, ये आईएसएफआर रिपोर्ट्स के जो टिडबिट्स होते हैं ना इधर उधर, वहां से लिया गया है, तो ये आप प्लीज अपनी कॉपीज में लिख लीजिए, ठीक है। जो टाइगर कॉरिडोर्स हैं वहां बड़ा है, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से टाइगर कॉरिडोर्स में आपको मैक्सिमम देखने को मिला है, लेकिन अभी के लिए आप पहले टाइगर रिजर्व्स का लिखो कि जो 52 टाइगर रिजर्व्स में थे उसमें से 20 में इंक्रीज हुआ है, उसमें बुक्सा में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, लेकिन वही सुंदरबंस में, भद्रा, कर्नाटका वगैरह में आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। तो 32 टाइगर रिजर्व्स में आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर हम बात करें लायन कंजर्वेशन एरिया की, तो वहां पे भी फॉरेस्ट कवर एक्चुअली में आप देखोगे डिक्रीज हुआ है, लगभग 33 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का एरिया जो है वो कम हुआ है, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आप देखोगे कि हमने क्या करा है कि देखो, लायंस कहाँ पे रहते हैं? लायंस स्क्रब लैंड में रहते हैं, लायंस फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं, ठीक है। टाइगर्स कहाँ रहते हैं? टाइगर्स भी स्क्रब लैंड, ग्रास लैंड जहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं। तो लायंस को अच्छा हैबिटेट देने के लिए, उनके हैबिटेट को इम्प्रूव करने के लिए हमें फॉरेस्ट नहीं चाहिए, हमें स्क्रब लैंड चाहिए। तो उनके आप देखोगे हैबिटेट को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं फॉरेस्ट थोड़े से इधर उधर चले गए, ठीक है। इसलिए मामूली सा कम हुआ है 33 किलोमीटर स्क्वायर का, लेकिन लायन कंजर्वेशन एरिया में भी आपको एक डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। समझ में आया? तो हाँ, ये देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाओ अब आप टाइगर कॉरिडोर्स पे, ठीक है। तो टाइगर कॉरिडोर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, ओके, आपको टाइगर रिजर्व्स का अगर थोड़ा सा भी आइडिया है, ठीक है, इंडिया के मैप में कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ आता है, तो देखो जैसे मध्य प्रदेश है तो वहां पे एक है आपका इंद्रावती जो छत्तीसगढ़ के आसपास आता है, इधर नीचे की साइड पे, ठीक है। फिर एक है आपका कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, जो कान्हा टाइगर रिजर्व भी है, जो कान्हा नेशनल पार्क भी है, आई एम सो सॉरी, जो कान्हा नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो यहाँ से जो अपना इंद्रावती तक का जो लिंक है टाइगर कॉरिडोर का, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि इस टाइगर कॉरिडोर में आपको लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है, ठीक है। और वो भी ऐसा फॉरेस्ट कवर है जो वेरी डेंस फॉरेस्ट वाली कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब जहाँ पे जो कैनोपी डेंसिटी है वो 70% से ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा हाई यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद जो ये सेकंड कॉरिडोर बता रहे हैं वो है अपना एमपी से महाराष्ट्र वाला लिंक, जो पेंच टाइगर रिजर्व है, जो आपको पता है थोड़ा सा एमपी, थोड़ा सा मध्य प्रदेश में, थोड़ा सा महाराष्ट्र में आता है, वहां से आपको पता है सतपुरा, ठीक है, और उसके नीचे से आपका मेलघाट, तो ये महाराष्ट्र में जो आता है। तो ये वाला जो टाइगर कॉरिडोर लिंक है, यहाँ पे भी आपको क्या कहते हैं, अच्छा खासा फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ओपन जो अपना फॉरेस्ट कवर होता है वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और तीसरा जो है वो आपका उड़ीसा वाला एरिया हो जाएगा, सिंपलीपाल सटकोसिया कनेक्शन वाला जो उड़ीसा में है, तो वहां पे आपको 3rd नंबर पे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉरेस्ट कवर। अगर मैं स्क्रब लैंड की बात करूं कि हाईएस्ट आपको स्क्रब लैंड कहां देखने को मिलता है, कौन से टाइगर कॉरिडोर में, तो यहाँ पे आप देखोगे राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो लिंक है, ठीक है, जहां से रणथंभौर से लेकर आप ये शिवपुरी तक जो जाते हो, जहाँ पे आपका कूनो पालमपुर नेशनल पार्क भी आएगा, तो ये शिवपुरी तक का जो लिंक है, ये वाला जो कॉरिडोर है, यहाँ पे आपको हाईएस्ट स्क्रब एरिया देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट स्क्रब एरिया देखने को मिलेगा, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। अब इसके बाद हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया की क्या रैंकिंग है वीजा वी, अगर हम मतलब इस वर्ल्ड की दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो इंडिया की क्या रैंक आती है फॉरेस्ट एरिया के मामले में, क्या फॉरेस्ट कवर के मामले में अगर हम देखें तो ये आपके लिए बहुत प्राउड होने की बात है कि इंडिया टॉप 10 के अंदर आता है, ठीक है। इंडिया की रैंक 10th है, लेकिन अगर हम बात करें कि जहां कौन सी कंट्रीज में इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर का, तो उसमें हम लोग 8th नंबर पे आते हैं। दो अलग अलग चीजें हैं, फिर से सुनो। एक तो है कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया के मामले में, कि भैया हमारे देश का एरिया इतना है, उसमें से इतना एरिया जो है वो हमारे लिए फॉरेस्ट में मतलब फॉरेस्ट आते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वो तो हो गया कि हमारा कितना है। और दूसरा होता है कि हम कौन से देश में फॉरेस्ट कवर एक्चुअली में इंक्रीज हो रहा है और किसके यहाँ पे अच्छा इंक्रीज हो रहा है, उसको अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो उसमें जो इंडिया है वो 8th नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे होगा। देखो आयरॉनिकली बात ये है कि जिस कंट्री में सबसे ज्यादा एरिया भी होगा ना, तो आप ये सोचो, देखो एक तो हो गई कि छोटी कंट्री है, ठीक है, छोटी कंट्री है और उसका काफी ज्यादा हिस्सा जो है वो फॉरेस्ट में है, तो या तो वो कंट्री स्टॉप करेंगी, या फिर आप देखोगे कि आप बहुत ज्यादा बड़ी कंट्री हो,
ठीक है, तो उसका अगर अपन 2% भी एरिया ले लेंगे ना तो भी वो काफी बड़ा एरिया निकल के आएगा किलोमीटर या फिर हेक्टेयर में, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे रशिया, ब्राजील, सबसे पहले रशिया आएगा, ठीक है, उसके बाद ब्राजील है, फिर कनाडा, फिर यूएसए। ये ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर है अपने कंट्रीज के साइज वाला। जरा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, अपन कंट्रीज का साइज से अगर अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाते हैं कि भाई ये कंट्री सबसे बड़ी है साइज वाइज, फिर सेकंड पे ये आती है, फिर थर्ड पे ये आती है, तो उसमें जरा बताना इंडिया की क्या रैंकिंग है और उसको जरा अरेंज करके बताना इंडिया की रैंकिंग तक, ठीक है। ये फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, पेरू, देख रहे हो ये तीनों छोटी कंट्रीज हैं, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट कवर काफी ज्यादा है। और फिर आता है आपका इंडिया, तो यहाँ पे इन्होंने फॉरेस्ट कवर ही लिया है, तो ये 24.3% जो है वो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट जो टेबल है वो ये है कि भैया एनुअल नेट गेन कितना हुआ है, ठीक है, ये 10 सालों में गेन कितना हुआ है, कितना फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। तो उसमें आप देखोगे तो इंडिया की रैंक एक्चुअली में 3rd है। वाओ, दिस इज अमेजिंग। तो लास्ट टाइम व्हेन आई रेड इट वाज 8th बट नाउ इट इज 3rd, तो ये काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो इंडिया की 3rd रैंकिंग आती है। आप ये सोचो कितनी अमेजिंग बात है ये कि हम लोग इतने हाई लेवल पे आते हैं कि हमारे यहाँ अभी भी वो कंट्री है जहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, कि मतलब आप अगर किसी देश से इंस्पायर होना चाहते हैं जहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि फॉरेस्ट को लेके अच्छा काम चल रहा है, तो वहाँ पे आप डेटा के साथ ये बोल सकते हैं कि सर ISFR रिपोर्ट पे मेंशन किया गया था, क्योंकि मैंने कहीं पर्सनली तो विजिट नहीं किया है, लेकिन ISFR रिपोर्ट में मेंशन किया था कि इंडिया के ऊपर 2 कंट्रीज और हैं, एक है चाइना और एक है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे नेट फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। सिंस चाइना का डेटा जो होता है वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहता है, क्योंकि वो खुद ही डेटा देते हैं और कंफर्म भी नहीं होता है वो बाहर से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो इट माइट बी अ गुड मतलब जगह जहाँ पे हम जाके देख सकते हैं कि वो क्या एफर्ट्स ले रहे हैं कि वहां पे फॉरेस्ट एरिया में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, दिस इज नॉट 3rd, इंडिया इज नॉट ओके। देखो यहाँ पे हुआ क्या है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक तो है एरिया वाइज, ठीक है, तो एरिया वाइज तो हम लोग 3rd पे आते हैं, लेकिन अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखोगे ना तो आई वाज राइट कि हम लोग 8th पे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पे चाइना आएगा, फिर 2nd नंबर पे आप देखोगे आपका वियतनाम है, 3rd नंबर पे आप देखोगे आपका चिले है, फिर 4th नंबर पे आप देखोगे रोमानिया है, 5th पे आपका इटली है, फिर 6th पे आप देखोगे टर्की है, फिर 7th पे आपका फ्रांस है और 8th पे आपका इंडिया है, ठीक है। तो ये आई वाज राइट ओनली। तो इसके अलग अलग रैंकिंग है, एक तो परसेंटेज वाइज है जिसमें इंडिया की 8th रैंक आती है, और एक है आपका एरिया वाइज कि भैया आपका एरिया कितना इंक्रीज हुआ है हेक्टेयर्स में, तो उसमें हम लोग 3rd आते हैं। तो जो आपको याद रहे आप वो लिख देना, ठीक है, 8 लिख देना, 3rd लिख देना और उसके आगे ISFR लिख देना, और एक में ये जरूर लिखना कि ये हेक्टेयर में लिख के आ रहे हो या परसेंटेज में लिख के आ रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले ने कोई और डेटा याद कर रखा हो, ठीक है। लेकिन दोनों ही तरीकों से अच्छी बात यह है कि हम टॉप 10 के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखो ISFR रिपोर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसे तो हमें लास्ट में पढ़ना चाहिए, लेकिन सिग्निफिकेंस यही है कि एक तो इससे आपको, हमें जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो बाहर के रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, गवर्नमेंट है, कोई भी पॉलिसी वगैरह बनानी है तो वहां से हमें इजीली पता लग सकता है कि क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या करने की जरूरत है, कहाँ पे फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे डेवलपमेंट मेजर्स हमें लेने की जरूरत है। इसके अलावा जो स्कीम्स वगैरह होती है उनका क्या बेनिफिट मिल रहा है, ट्राइबल एरियाज के साथ क्या हो रहा है, वो सारी चीजें भी हमें पता लग जाती हैं, ठीक है। इसका क्रिटिसिज्म यही है कि देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, मुझे बताओ, आपने ऊपर सैटेलाइट से डेटा लिया तो क्या वो सैटेलाइट डिफरेंशिएट कर रही है क्या कि ये सरकारी लैंड है, ये प्राइवेट लैंड है? आपको पता है कि नीचे की साइड, साउथ साइड अगर आप जाओगे तो केरला, तमिलनाडु वगैरह में वहां पे लोगों के पास प्लांटेशंस होते हैं। प्लांटेशन मतलब पूरी एक माउंटेन होती है जो उनके पास होती है, जहाँ पे वो लोग कोकोनट, रबर, ये सारे प्लांटेशंस करते हैं, ठीक है। तो ये उनके प्राइवेट प्लांटेशंस हैं, लेकिन जब आप फॉरेस्ट कवर कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें ये वाली चीजें भी ले रहे हो, ठीक है, आप प्लांटेशंस भी ले रहे हो, मतलब आप जो ये अपन बोलते हैं ना कि एक ही तरह के जो पेड़ उगाते हो आप, ठीक है, ये जो मोनोक्रॉपिंग हो रही है उसको भी आप इंक्लूड कर रहे हो फॉरेस्ट कवर के अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लोग बोलते हैं कि भैया फॉरेस्ट कवर जो होता है वो तो काफी डाइवर्स होता है, तो आप ऐसे प्लांटेशंस को इसके अंदर इंक्लूड आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म है जो काफी देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम आते हैं असली रिपोर्ट के, असली स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जो आपको पता होने चाहिए। देखो यहाँ पे लिखो 2017, फिर लिखो 2019 और फिर लिखो 2021, ठीक है। तो यहाँ पे 2017 में आप देखोगे जो हमारा फॉरेस्ट कवर था वो था 24.4%, ठीक है, मैं आपको परसेंटेज टर्म्स बता रही हूँ। फिर ये इंक्रीज होता है 24.56% में, और अब इस बार जो कैलकुलेट हुआ था वो था आपका 24.4, 24.56, और अब जो हुआ है वो माइन्यूट सा ही इंक्रीज हुआ है 24.62%, ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको, अगर मैं टोटल आपको ये बताऊं कि कितना हमारे यहाँ पे एडिशन हुआ है,
तो लगभग लगभग 24.62% हमारे यहाँ पे एरिया है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे आप देखोगे कितना, मतलब इसका मतलब है इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो हार्डली कुछ इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे तो लगभग लगभग 2261 किलोमीटर स्क्वायर का आपको फॉरेस्ट कवर का एडिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें से 1540 किलोमीटर स्क्वायर के तो फॉरेस्ट ऐड हुए हैं और 721 किलोमीटर स्क्वायर के आपका ट्री कवर ऐड हुआ है, ठीक है, याद रहेगा। तो 15 से 40 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर का तो फॉरेस्ट ऐड हुआ है और 721 किलोमीटर स्क्वायर का आपका ट्री कवर ऐड हुआ है। देखो इसके पहले हम आगे बढ़े, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, एक होती है आपकी कैनोपी डेंसिटी। अगर 10% से 40% है तो ओपन फॉरेस्ट है, 40 से 70 है तो मॉडरेटली डेंस है, और 70 से ज्यादा है तो वेरी डेंस है, और 10 से कम है तो हम इसको स्क्रब बोलते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट कवर कहलाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो कैनोपी डेंसिटी 10% से ऊपर चाहिए और एक आपको मिनिमम एरिया 1 हेक्टेयर चाहिए। अगर एरिया आपका 1 हेक्टेयर से कम होता है तो उसको हम लोग ट्री कवर के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है ये कौन सा वाला है, जहाँ पे आपका एरिया 1 हेक्टेयर से ज्यादा है प्लस आपकी कैनोपी डेंसिटी भी 10% से ऊपर है। तो ऐसा एरिया कितना बड़ा है हमारे यहाँ पे 1540 किलोमीटर स्क्वायर का। और ट्री कवर यानी जहाँ पे आप देखोगे जो आपका एरिया है वो 1 हेक्टेयर से कम है, तो 721 किलोमीटर स्क्वायर का आपका इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी जो 24.62% है, ठीक है, इसमें आप ये देखोगे कि दोनों चीजें आ रही हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके वो फॉरेस्ट भी वो वाले भी आ रहे हैं जो फॉरेस्ट कवर के अंदर होते हैं, जो रिकॉर्डेड अपना फॉरेस्ट एरिया होता है जो उसके अंदर आते हैं, उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर वो भी आते हैं जो आपका आउटसाइड आपको इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि जो अपना यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, एक तो अपन ने डिसाइड किया कि फॉरेस्ट और ट्री में कितना इंक्रीज हुआ है, एक हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका इंक्रीज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर हुआ है या उसके बाहर हुआ है। तो आप ये देखोगे जो मैक्सिमम अपना इंक्रीज हुआ है ना, वो आप देखोगे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के आउटसाइड हुआ है, इनसाइड तो हार्डली 30 किलोमीटर स्क्वायर का ही इंक्रीज हुआ है। मतलब जो अपने फॉरेस्ट एरियाज हैं उसके अंदर कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है, मैक्सिमम इंप्रूवमेंट हमें आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज देखने को मिला है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगा। तो ये आपकी मैं उम्मीद कर रही हूँ स्टैटिस्टिक्स आप लिखते जा रहे हैं, वैसे तो ये पीपीटी में इधर उधर आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने को ये पता होना चाहिए, एटलीस्ट कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ओके, ये हमने देख ही लिया टोटल। हाँ, अब ये देखो मैंने आपको क्या बोला, 24.62% है, इसमें फॉरेस्ट प्लस आपका ट्री कवर दोनों आता है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बाइफरकेट कर दूं तो हमारा जो फॉरेस्ट है सिर्फ वो 21.7% है, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो आपका ट्री कवर का है, ठीक है। तो ये आपका फॉरेस्ट एंड ट्री कवर टोटल कितना है 24.62%। तो आपका फॉरेस्ट कवर इज 21.71% और ट्री कवर इज आपका जो भी रिमेनिंग होगा इसमें से ये माइनस करके निकलोगे, समय अराउंड 2.5% के आसपास आएगा, ठीक है। अभी जो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ था मैंने आपको क्या बताया कि ये देखो 24.62% है, ठीक है। इसका 21.71% आपका फॉरेस्ट कवर हो गया, करेक्ट है। इसमें से आपको सिर्फ 30 किलोमीटर स्क्वायर का जो फॉरेस्ट है वो आपको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर बढ़ता हुआ नजर आएगा, बाकी मोस्टली आपका आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखोगे कि हाँ, ये वाली चीज हो गई। इसके अलावा, ठीक है, ये आपको बाइफर्केशन पता होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट्स हैं जहां पे आपको, एक तो होता है कि आपका फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, और दूसरा है कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे फॉरेस्ट कवर मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है। फर्क देखो, एक तो है कि जहां पे आपका फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, ठीक है, तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज, परसेंटेज वाइज नहीं। देखो एक तो होगा एमपी का एरिया इतना है, ठीक है, उसमें मैं बोल रही हूँ कि सपोज एमपी का एरिया है 700 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, उसमें फॉरेस्ट कितना है 200 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक मैं बोल रही हूँ कि एमपी के एरिया के हिसाब से परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कितना है, तो 200 को 700 से डिवाइड करोगे और इनटू 100 करोगे, राइट। तो समवेयर अराउंड 29% के आसपास आएगा, ठीक है। लेकिन इसी में अगर सपोज करो आपने एक छोटी स्टेट ली मिजोरम टाइप की, ठीक है, तो मिजोरम का एरिया हो सकता है कि सिर्फ 100 किलोमीटर स्क्वायर हो, लेकिन उसमें से 50 किलोमीटर स्क्वायर का जो है वो फॉरेस्ट है, तो इसका अगर आप परसेंटेज लोगे तो वो 50% आएगा, समझ रहे हो। इसलिए एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज आपकी अलग अलग स्टेट जो है वो आगे पीछे होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो दोनों स्टैटिस्टिक्स लिखने हैं। आप यहाँ पे लिखोगे फॉरेस्ट कवर, एक लिखोगे यहाँ पे एरिया वाइज, ठीक है। तो एरिया वाइज अगर मैं बात करूं, जहां पे ये किलोमीटर स्क्वायर में या हेक्टेयर में अगर मैं बात करूं, तो कौन सी स्टेट है जहां पे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, तो पहले है एमपी, फिर है आपका अरुणाचल, फिर है आपका छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा और फिर है महाराष्ट्र। ये रैंकिंग आपको याद होनी चाहिए, एमपी, अरुणाचल,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ये मुझे ऐसे याद रहता है, उल्टे ये साइडवेज एम की तरह, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा एरिया वाइज अगर हम देखें फॉरेस्ट कवर कहाँ पे ज्यादा है। अगर मैं आपसे परसेंटेज की बात करूं, जैसे मैंने आपको ये मिजोरम वाला बताया था, तो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर के हिसाब से बात करूं तो सबसे ज्यादा आता है आपका मिजोरम, फिर आता है आपका अरुणाचल, फिर आता है मेघालय, फिर आता है मणिपुर और फिर आता है आपका नागालैंड, ठीक है। मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, ठीक है, फिर है आपका मणिपुर और फिर है आपका नागालैंड। तो ऐसे करके अगर आपको स्टेट्स की ऑर्डरिंग याद है तो आप कुछ भी डिजाइन बना के इसको याद कर सकते हो। तो मिजोरम का लगभग आप देखोगे 84% एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर है, अरुणाचल का 79% है, ठीक है, और इन सब का भी 75 से ऊपर है, और नागालैंड का 74% के आसपास आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पे, 1 2 3 4 स्टेट्स ऐसी हैं जिनका 75% से ऊपर फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। मतलब अगर हम उनका स्टेट का जो भी एरिया होगा उसका 75% जो है वो फॉरेस्ट कवर से ढका हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका परसेंटेज वाइज, ये हो गया आपका एरिया वाइज, ठीक है। ये मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपने लिख लिया होगा। अब तीसरी चीज जो आती है वो आती है कि मैक्सिमम इंक्रीज जो हुआ है हमारा फॉरेस्ट कवर में, वो कौन सी स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है। मैक्सिमम इंक्रीज जहां पे हुआ है, जहां पे फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है, तो उसमें आप देखोगे आंध्रा, फिर आपका तेलंगाना और फिर आपका उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह लगाए जा रहे हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स लिए जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग पेड़ों की सैपलिंग वगैरह बांटते हैं। तो इस वजह से आप देखोगे यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और फिर उड़ीसा, ठीक है। वैसे ही जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं डिक्लाइन भी हो रहा होगा। तो मैक्सिमम डिक्लाइन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहीं पे ज्यादा फॉरेस्ट है काटने के लिए, ठीक है। तो वहां पे आपको मैक्सिमम डिक्लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर ये आप परसेंटेज वाइज भी देख चुके हो, ठीक है। इसके अलावा आपको 2 चीजें और पता होनी चाहिए। देखो, एक है 2019 और एक है 2021 की जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन से वेरी डेंस में, मॉडरेटली डेंस में या ओपन फॉरेस्ट में कहाँ पे आपको मैक्सिमम इंक्रीज देखने को मिलता है। तो 2019 में आप ये देखोगे कि लगभग 3% आपके पास वेरी डेंस फॉरेस्ट थे, 9 समवेयर अराउंड आई थिंक 9.39 हुआ करता था। तो 9.39% जो था वो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट था, ठीक है। और उसके बाद आपका 9.26% जो था वो ओपन फॉरेस्ट था। मतलब अगर आपसे कोई पूछता कि इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है उसमें मैक्सिमम कौन कंट्रीब्यूट करता है, तो 2019 में मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो थे वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। अब आ जाओ 2021 में, तो यहाँ पे आप देखोगे वेरी डेंस में 3.04% है। इसका मतलब इसमें मामूली सा आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। मॉडरेटली डेंस जो है वो पहले 9.39 थे, अब वो 9.33 ही रह गया। इसका मतलब इसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है। और आपके जो ओपन फॉरेस्ट थे जो 9.26 थे वो अभी आप देखोगे 9.34 हो गए, मतलब ये आपको इंक्रीज होने को मिल रहा है। तो आप इसको ऐसे समझो कि मॉडरेटली डेंस कम हुए तो कुछ तो ओपन में कुछ आपके वेरी डेंस में चले गए और कुछ आपके ओपन में चले गए, ठीक है। ये बीच वाला कम हो रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है और कुछ नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऊपर नीचे बढ़ रहा है और जो बीच वाला है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। तो अब मुझे बताओ कि इंडिया में मैक्सिमम टाइप के फॉरेस्ट आपको कौन से देखने को मिलते हैं 2021 के हिसाब से? ओपन फॉरेस्ट। तो ये मेजर चेंज था और ये बहुत सारे बच्चों को इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के इंटरव्यू में पूछा गया था, क्योंकि 19 से 21 में ये मेजर चेंज था। 19 में हमारे पास मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट ज्यादा थे और 21 में आप देखोगे हमारे पास ओपन फॉरेस्ट ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो 21.67% बनेगा और यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो ये 21.71% बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये अपने को कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, ओके। तो ये आप अपनी कॉपीज में जरूर लिखेंगे। तो ये हमारा मोटा मोटा कहीं ना कहीं कवर होता है। फिर आता है आपका मैंग्रोव्स, ठीक है। अब ये मैंग्रोव्स तो हम लोगों ने वैसे भी अलग से एक चैप्टर पढ़ाई था, तो आप जरा मुझे बताना मैंग्रोव्स की 4 कोई भी वेराइटीज का नाम जो आपको याद है, ठीक है। हमने बहुत सारी वेराइटीज के नाम याद करे थे, तो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कोई भी 4 मैंग्रोव की वेराइटीज के नाम, ठीक है। अगर हम मैंग्रोव्स की बात करें तो इंडिया में लगभग आप देखोगे इतना एरिया
मैं रफली इसको 5000 किलोमीटर स्क्वायर से याद करती हूँ, नहीं तो अगर आपको 4900 भी याद रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 4992 है, तो लगभग लगभग 5000 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है इंडिया का टोटल एरिया, उसमें 5000 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया आपने मैंग्रोव्स कवर करते हैं। और इसमें आपको मामूली सा एक छोटा सा 17 किलोमीटर स्क्वायर का मैंग्रोव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट डिक्लाइन नहीं हो रहा, ठीक है, बढ़ ही रहा है, चाहे 17 से ही बढ़े लेकिन बढ़ तो रहा है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि ये जो मैंग्रोव्स हैं, ठीक है, तो मैंग्रोव कवर अपना लगभग 17 किलोमीटर स्क्वायर से बढ़ा है। कहाँ पे आप देखोगे मैक्सिमम इंक्रीज देखने को मिला है आपको, सबसे ज्यादा इंक्रीज आपको उड़ीसा में देखने को मिला है, फिर आपको महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में और फिर वेस्ट बंगाल में। अगर आप वैसे देखोगे कि मैंग्रोव सबसे ज्यादा एरिया कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, लेकिन आपको मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ देखने को मिला, उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में, फिर आप देखोगे आपका कर्नाटका में और फिर आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ऐसे आपका आप देखोगे मैंग्रोव जो है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज यहाँ पे हुआ है, मतलब ये जो 17 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीज हुआ है उसमें मैक्सिमम इंक्रीज उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में, फिर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा एरिया मैंग्रोव का कौन से स्टेट में आता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, याद रहेगा ये, ओके, ठीक है। इसके अलावा एक और स्टैटिस्टिक्स है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ पे कितनी स्टेट्स है जहाँ पे 75% या फिर 75% से ऊपर जहाँ पे फॉरेस्ट कवर है, तो मैंने आपको 4 बोला था, लेकिन अगर आप वो लास्ट वाली भी इंक्लूड कर लोगे तो 5 स्टेट्स हो जाएंगी लगभग लगभग, ठीक है। 5 स्टेट्स ऐसी है, नागालैंड नहीं है यहाँ पे, लक्षद्वीप आएगा, तो आपका अरुणाचल आएगा, मिजोरम आएगा, मेघालय आएगा, मणिपुर आएगा, प्लस लक्षद्वीप आ जाएगा। तो इन पांचों को मिला के आप देखोगे कि हमारा जो 75% ज्यादा एरिया जो है ये पांचों स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, ठीक है, 75% से ज्यादा है, ठीक है। और 17 स्टेट्स हमारे यहाँ पे ऐसी है जहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो 33%, जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसीज में मेंशन्ड होता है 33%, वो उससे ज्यादा है, ठीक है। एक तो हो गया ये वाली चीज। फिर आते हैं हम लोग बैम्बूज के ऊपर, ठीक है। तो अपने यहाँ पे बैम्बू का क्या सीन है, देखो अगर आप ये देखोगे तो बैम्बूज जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी 26% का आपको इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। देखो 2 चीजें होती है, एक होता है बैम्बू का स्टंप और एक होता है बैम्बू में एरिया। तो बैम्बू का जो एरिया है ना, जिस क्षेत्र में बैम्बू उगता है वो तो कम हुआ है, लेकिन जो उसकी स्टम्प्स होती है, जो मतलब बैम्बू एक्चुअली उग रहे हैं, वो बड़े हैं, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे 2 चीजें और हैं। एक होता है कि अपनी जो हिल्स होती हैं, अगर आपने अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी पढ़ी होगी तो फॉरेस्ट पॉलिसी में 2 हैं। ये हमारा टारगेट है कि इंडिया का जो 33% एरिया है वहां पे इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो इंडिया के 33% एरिया से ज्यादा हो। लेकिन वही अगर आप हिल्स की बात कर रहे हो, ट्राइबल एरिया की बात कर रहे हो, तो वहां पे आपने 66% का टारगेट रखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप देखोगे फॉरेस्ट कवर आपका हिल्स में कैसा है, तो आप ये देखोगे यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर आप ट्राइबल एरियाज की बात करोगे तो वहां भी आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात करोगे तो वहां भी आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ओके। और ये तो मैंने आपको बताया है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट जो थे वो 3% से 3.04% हो गए, ठीक है। तो 0.04% को अगर आप किलोमीटर स्क्वायर में करोगे तो लगभग 500 किलोमीटर स्क्वायर आता है। तो इतना एरिया हमारे वेरी डेंस फॉरेस्ट में बड़ा है, ठीक है। अब ये मैंग्रोव कवर के बारे में बता रहे हैं, तो मैंने बताया था ना आपको कि देखो ये वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन, ये सब छोड़ दो क्योंकि इतना आपको याद नहीं रहेगा। आप चेंज के हिसाब से देखो, तो चेंज में देखो मैक्सिमम जो आपका इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, वो हुआ है आपका उड़ीसा में, ये किलोमीटर स्क्वायर में है, ये उड़ीसा में। उसके बाद वो दिखा रहा है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे आएगा कर्नाटका, फिर आएगा आपका वेस्ट बंगाल। ये रहा 2, देख रहे हो जो मैंने आपको बताया था ना, उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका और फिर वेस्ट बंगाल। तो ये इंक्रीज के हिसाब से बता रहा है कि मैंग्रोव कवर कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको फॉरेस्ट कवर वर्सेस फॉरेस्ट एरिया ऑलरेडी बता ही दिया था कि फॉरेस्ट एरिया वो है जो लीगली आपके रिकॉर्ड्स में है, जरूरी नहीं है कि वहां पे फॉरेस्ट पाया जाए, और फॉरेस्ट कवर वो है जो आपका सैटेलाइट से वहां पे एक्चुअली में आपने प्रेजेंस देखा है। फॉरेस्ट कवर में आप ये नहीं देखते हो कि ओनरशिप कैसी है, प्राइवेट है या पब्लिक लैंड है, वहां पे प्लांटेशन उग रहे हैं या फिर डाइवर्सिफाइड नेचर का जो आपके प्लांट्स उग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में आपको मैक्सिमम डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो जैसे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे हमने ये याद किया था कि मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ पे हुआ है फॉरेस्ट कवर का, ठीक है, वैसे अब हम देखेंगे कि डिक्रीज जो है वो कहाँ पे हो रहा है फॉरेस्ट कवर का। तो मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लॉस अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, फिर सेकंड नंबर पे मणिपुर है, फिर थर्ड पे मेघालय, फिर फोर्थ पे मिजोरम और फिफ्थ पे नागालैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिक्रीज देखने को मिल रहा है। ये देखो
3.04% आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट, 9.33% मॉडरेटली डेंस और ओपन फॉरेस्ट 9.34। इसलिए अब अपनी 2021 के हिसाब से ओपन फॉरेस्ट जो है वो मैक्सिमम कैटेगरी में आ गए। ठीक है, फिर उसके 21.71 ये हो गया, जो बचा हुआ हो जाएगा, जो 21.71 ये है स्क्रब एरिया नहीं, 21.71 और फिर 24.62 जो था। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस करोगे तो बचा हुआ ट्री कवर है, वो स्क्रब कवर नहीं है। स्क्रब कवर तो यहाँ पे अलग से बता रखा है 1.42% है। ठीक है, ये एक अच्छा आप देख सकते हो डायग्राम है, एक स्कीमेटिक, जहाँ पे आपको बता रखा है कि कहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं उनको रेड से बताया है और जहाँ पे गेन हो रहा है उनको ग्रीन से बताया है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, लॉसेस अपनी इन स्टेट्स में हुआ है और ये भी बता रखा है कि कहाँ पे कितना लॉस हुआ है। ठीक है, फिर आता है अपना कार्बन स्टॉक। अब देखो कार्बन स्टॉक क्या होता है। कार्बन स्टॉक मतलब जितना आपका कार्बन बेसिकली फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये लगभग आपको याद रखना है 7 बिलियन टन के आसपास है। कितना है? 7 बिलियन टन। ये देखो, ये है 7,000 मिलियन, मतलब 7 बिलियन टन के आसपास ही हो जाएगा। और इसमें हमें कितना इंक्रीज देखने को मिला है? 79 मिलियन टन का हमें इंक्रीज देखने को मिला है। तो 2019 से अगर हम 21 में देखेंगे तो हमारा टोटल कार्बन स्टॉक जो है वो बेसिकली बड़ा ही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमने क्या देखा कि 2 साल में इतना बड़ा है, तो अगर इसका आधा कर दोगे तो आपको एनुअली कितना मिलेगा? समवेयर अराउंड, मतलब ये 80 हो गया ना, तो समवेयर अराउंड 40 मिलियन टन जो है आपका एनुअली कार्बन स्टॉक इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। ठीक है, फिर आते हैं हम फॉरेस्ट फायर्स के ऊपर। देखो, अगर हम फॉरेस्ट फायर्स की बात करें तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंडिया में जो हमारा 22% हिस्सा है ना, वो एक्सट्रीमली प्रोन टू फायर है। ठीक है, सबसे ज्यादा फायर्स कहाँ होती है? मध्य प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा आपको फायर्स देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकली ड्राई सीजन में, क्योंकि पानी की कमी होने की वजह से आपकी बिल्कुल नमी रहती नहीं है और आपस में जब पेड़ टकराते हैं तो फिर आप देखोगे फायरिंग हो जाती है ना। तो और इसमें याद रखना कि मैक्सिमम फायर जो होती है वो ह्यूमन मेड ही होती है, नेचुरल फायर्स एक्चुअली काफी कम होती हैं। तो 22% एरिया जो है हमारा हाईली एक्सट्रीमली प्रोन टू फायर है। वैसे अगर हम देखेंगे तो 35% जो एरिया है हमारा प्रोन टू फॉरेस्ट है। इसमें से 22% जो है वो एक्सट्रीमली प्रोन टू फॉरेस्ट है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो 2.8% एक्सट्रीमली प्रोन है, 7.85% हाईली प्रोन है और 11% जो है वो हाईली, एक वेरी हाईली है, एक हाईली है और एक एक्सट्रीमली है। इन तीनों को अगर ऐड करोगे तो 11 और 7 18 ये 19 और एक ये 2 21 और ये 22, तो लगभग 22 आ गया। तो ये 22% एरिया जो है वो एक्सट्रीमली वेरी हाईली प्रोन टू फायर्स हो जाएगा। ठीक है, लगभग आप ये देखोगे कि अगर हम देखें काउंटिंग वाइज, तो अगर हम 2019 के असेसमेंट से काउंट करेंगे तो 2 सालों में करीबन 2.7 टाइम ज्यादा फायर आपको देखने को मिली है। ठीक है, जो बड़ी स्केल पे भी थी, ज्यादा रेगुलर भी थी, ज्यादा कंटिन्यूस फायर्स भी हो रही थी। ठीक है, आप ये देखोगे कि 3 लाख फॉरेस्ट फायर्स आपने ऑब्जर्व करी थी नवंबर 2020 से जून 2021 के बीच में, जो कि एक हाईएस्ट एवर काउंट है जो हमें अभी नोटिस भी करने को मिला था। ठीक है, समझ में आ रहा है। और मैक्सिमम फॉरेस्ट फायर्स कहाँ पे होंगी? तो सबसे ज्यादा आपको उड़ीसा में देखने को मिली, फिर एमपी और फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, उड़ीसा, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, जहाँ पे आपको मैक्सिमम फायर्स देखने को मिली हैं। और इनफैक्ट आपकी जो क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है उसमें आप ये मान के चलना कि इंडिया का 50% एरिया जो होगा कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, रेनफॉल की कमी की वजह से, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से फॉरेस्ट फायर प्रोन हो ही जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, ओपन फॉरेस्ट बढ़ रहे हैं और वेरी डेंस बढ़ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको? ओपन फॉरेस्ट में। अगर ओपन फॉरेस्ट बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या था कि जहाँ पे पहले बहुत ज्यादा पेड़ थे अब वो कटते जा रहे हैं और वो ओपन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वहां पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, हिली एरियाज में आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ट्राइबल एरियाज में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ट्रेडिशनली आपको ज्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा आप देखोगे एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि वहां पे आप देखोगे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, रोड्स, कंस्ट्रक्शन, इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है? फॉरेस्ट में आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, तो हमने टाइगर रिजर्व्स की ऑलरेडी बात कर ली थी कि वहां पे हमने देखा था कि टाइगर कॉरिडोर्स में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, टाइगर रिजर्व्स में एक डिक्रीज देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे एक पक्के टाइगर रिजर्व है जिसके बारे में वैसे भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 या 18 में आप देखोगे क्वेश्चन आया था, जिसको हम लोग पखुई टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में इस साइड पे आता है। ठीक है, तो ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है यहाँ पे आपको हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा, लगभग 97% का। ठीक है, ओके।
अ, फिर ये है टाइगर रिजर्व के बारे में ही मैंने आपको बताया था ना कि बुक्सा में आपको इंक्रीज देखने को मिला है, वैसे इंद्रावती जो छत्तीसगढ़ में आता है वहां भी इंक्रीज देखने को मिला है, और अन्नामलाई तमिलनाडु में भी आपको इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, ये आपका टाइगर रिजर्व का एक चार्ट है। देखो इसके मैं ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर सकती, लेकिन आपको टाइगर रिजर्व की एक अप्रोक्सीमेट लोकेशन पता होनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि हार्डली 54 टाइगर रिजर्व है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको याद करने भी नहीं है, लेकिन पता होने चाहिए। ठीक है, ऐसे जिम कॉर्बेट, पिलीभिट, ये सब कहाँ है। अगर आपको चाहिए तो हम एक अलग से टाइगर रिजर्व्स पे एक अलग से एक लेक्चर भी दे देंगे, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना पड़ेगा अगर आपको वो अलग से चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको टाइगर रिजर्व्स इस क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, टॉप 5 टाइगर रिजर्व्स बता रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर अगर आप देखोगे तो पक्के हैं, सिंपलीपाल है, ये अचनार अमरकंटक जो छत्तीसगढ़ एमपी वाला बीच में है, फिर काली कर्नाटका और दंपा आपका मिजोरम। ठीक है, फिर ये आपका है लॉस, जहां पे मैक्सिमम देखने को मिला है, मैंने आपको बताया था ना, सुंदरबंस में, भद्रा में, और कवाल टाइगर रिजर्व जो तेलंगाना में है, जो कवाल यहाँ पे है, और उसी का एक साथी जो है आंध्र प्रदेश में भी है, मतलब एक लिंकिंग की तरह है वो, तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा डिक्लाइन। ठीक है, अब देखो ये सब हम इस सेशन में अभी नहीं करेंगे, लेकिन इसमें 2 चीजें और है जो मुझे आपको बतानी है। एक ये है कि अगर हम बात करें सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की, ठीक है, तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन आप देखोगे तो जो लार्जेस्ट आपको सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है वो बेसिकली जो अपना फॉरेस्ट में सॉइल होता है वहां पे आपको दबा हुआ मिलेगा। ठीक है, लगभग 56% जो कार्बन का स्टॉक है वो आपको वही मिलेगा। दूसरी चीज क्या है कि इस बार जो असेसमेंट हुआ है ISFR 2021 वाला, उसके अंदर उन्होंने क्या करा है, सिटीज का भी असेसमेंट किया है कि 2011 में उनकी क्या स्थिति थी और 2021 में उनकी क्या स्थिति है, और क्या आप देखोगे फॉरेस्ट कवर बढ़ा है या फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेजर मेजर सिटीज थी, 8 सिटीज थी, जैसे अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, ठीक है, दिल्ली, फिर कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद। तो ऐसे इन्होंने 8 सिटीज लिए हैं, तो अपनी मेजर सिटीज नहीं, मेट्रो सिटीज मोस्टली, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, ठीक है, बैंगलोर, तो ये वाली सिटीज हो जाएंगी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इंक्रीज हुआ या घटा है। तो आप ये देखोगे कि अपना जो हैदराबाद है वहां पे आपको फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन अहमदाबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, यहाँ पे आपको डिक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो उन्होंने इस बार नई इसमें लेने की कोशिश करी थी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में ISFR रिपोर्ट आती है, वैसे हमारे पूरे विश्व के स्तर पर आप देखोगे फाओ जो ऑर्गेनाइजेशन है अपना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट आता है। ठीक है, उसके हिसाब से वो बताते हैं कि भाई कौन सी कंट्री में कितना फॉरेस्ट कवर है, और उसके हिसाब से आप देखोगे रैंकिंग होती है। जो इंडिया की रैंकिंग नहीं थी टॉप 10 में, तो वो सब आप देखोगे फाओ का जो एक ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट होता है वहां से निकल के आता है। तो इस रिपोर्ट में भी आप देखोगे फाओ का नाम लेके बताया गया है कि भैया इंडिया की क्या रैंकिंग है और इंडिया ने क्या अच्छे से किया है और कहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, ओके, तो एक तो ये चीज हो जाएगी। और इसके अलावा आप देखोगे, मैंने आपको बताया था कि एक नई चीज और ऐड हुई है, वो है क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स में हमने क्या किया है, हम ये बता रहे हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मैक्सिमम जैसे टेम्परेचर इंक्रीज है वो देखने को, एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, या फिर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मैक्सिमम आपको रेनफॉल डिक्लाइन महसूस करने को मिलेगा, या मैक्सिमम आपको इंक्रीज इन रेनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपकी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में बोली गई है। ओके, तो जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका जो मैक्सिमम रेनफॉल है, ठीक है, उसमें आपको अगर जो चेंजेस देखने को मिलेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप टेम्परेचर की बात करोगे तो जो अपने ठंडे इलाके हैं जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, जहाँ पे ठंड रहती है, लेकिन क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वहां पे आपको टेम्परेचर्स इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ ऐसी कॉमन सेंस वाली चीजें हैं जो वैसे भी आप खुद से भी आसानी से अगर थोड़ा सा सोचोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार क्या करती हूँ, मैं आपको गूगल पे दिखाती हूँ कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कैसी दिखती है और कहाँ से आप अपनी स्टेट का डेटा ले सकते हो। ठीक है, इससे आपको फायदा ये रहेगा कि आपको जिस स्टेट का पढ़ना है आप उस स्टेट का आराम से खोल के आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगर आप गूगल पे टाइप करोगे इंडियन ISFR 2021, ठीक है, तो आपको पहले लिंक में ये FSI का लिंक मिलेगा। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये ऐसा खुलता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे ISFR 2021 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका कवर पेज है, मैसेजेस है, टेबल ऑफ कंटेंट है, इंट्रोडक्शन है, फॉरेस्ट कवर, मैंग्रोव कवर, देख रहे हो आप, फॉरेस्ट फायर, ट्री कवर, ग्रोइंग स्टॉक, बैम्बू, कार्बन स्टॉक, अबव ग्राउंड बायोमास, क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स, न्यू इनिशिएटिव, फॉरेस्ट एंड ट्री रिसोर्सेज इन स्टेट्स एंड यूटीज। मैं ये वाला बोल रही थी
इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये चैप्टर 13 है, इसको लोड होने में टाइम लगेगा क्योंकि इसमें सारी स्टेट्स का डेटा है, तो ये बहुत लंबा एक डॉक्यूमेंट है। तो इसको खोलोगे तो इसमें स्टेट वाइज भी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो जैसे अगर आपने यहाँ पे सपोज करो फॉरेस्ट कवर खोला, हाँ, तो ये देखो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है, यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में मेंशन कर रखा है, उसमें ISFR के बारे में मेंशन कर रखा है, ऑब्जेक्टिव सैटेलाइट का डेटा बता रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे सारे डेफिनेशन लिख रखी हैं, फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रखा है। ये देख रहे हो आप कितना कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है। मुझे बताओ कि आप एक एग्जाम के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अगर बैठ के पढ़ोगे तो कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा ना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको लोड होने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप इसको आसानी से अपने एंड पे खोलना और फिर चेक करना कि आपको कैसा नज़र आ रहा है, ठीक है, और क्या आपको अपनी स्टेट की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आज का जो सेशन था इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का, उसको यहीं ख़त्म करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आप देखोगे कैंपा हो गया, ग्रीन इंडिया मिशन वगैरह हो गया, जो कुछ फॉरेस्ट से ही रिलेटेड है, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को ही पूरा कवर करना चाहते थे, जो हमने कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे डेटा स्टैटिस्टिक्स सबके साथ कवर कर लिया। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये याद रहेंगे, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपसे रैंडमली ही ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी। अच्छा जरा बताना वेरी डेंस फॉरेस्ट का परसेंटेज वाइज कितना था, या इंडिया में कौन से फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो वो आपको फिर याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।